हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अपनी किताब के पेज 9 पर प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर सभी वास्तविक संख्या के समुच्चय को बनाती हैं। अर्थात वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इसलिए हम यह कहेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका दूसरा भाग है, इस प्रकार हम यह कहेंगे, पहला भाग सत्य है। दूसरा प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हम यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु सभी संख्याओं को वर्गमूल m के रूप में, जबकि m एक प्राकृत संख्या हो, हम व्यक्त नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हम ऋणात्मक संख्याओं जैसे 1/-3, 1/-4 आदि, या 1/2 और 3/4 आदि जैसी संख्याएं ले सकते हैं, और इन्हें जब हम वर्गमूल m के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि m प्राकृत संख्या हो, तो हमें ऐसी कोई प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसे हम एक संख्या का उदाहरण लेकर इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि 1/2 वर्गमूल 1/4 के बराबर होता है, यह हम जानते हैं। परंतु इसकी तुलना वर्गमूल 1/4 की तुलना जब हम वर्गमूल m से करते हैं, तो उस स्थिति में हम m को 1/4 के बराबर प्राप्त करते हैं या पाते हैं। और हम जानते हैं कि 1/4 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम यह कहेंगे कि प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग असत्य है, अर्थात सभी संख्याओं के लिए यह सत्य नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या परिवार का ही एक हिस्सा या एक भाग है अपरिमेय संख्याओं का परिवार या समुच्चय। और वास्तविक संख्याओं के परिवार या समुच्चय में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यह
पाते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। अतः हम यह कहेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक असत्य कथन है। इस प्रश्न संख्या 1 के हल को आप समझ गए होंगे। यदि कभी भी कहीं भी किसी प्रश्न के हल को समझने में कोई कठिनाई होती है तो आप उसे मुझसे अवश्य पूछें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के हल को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कहा गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इससे संबंधित एक हमें उदाहरण लेकर इस प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। हम एक धनात्मक पूर्णांक 4 को लेते हैं और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कि वर्गमूल 4 इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और उसका वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो हमें 2 के बराबर प्राप्त होता है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 को हम p/q के रूप में लिख ले रहे हैं, जहाँ पर p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, अर्थात p के रूप में 2 प्राप्त हुआ है और q के रूप में 1 प्राप्त हुआ है। ये दोनों पूर्णांक हैं। साथ ही साथ q 0 के बराबर नहीं है, यानी हर 0 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम यह कहेंगे कि 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं 4 एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल हमें परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हमने अभी देखा कि 4 जो कि धनात्मक पूर्णांक था, उसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या में प्राप्त हो रही है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। और उदाहरण के रूप में हम धनात्मक पूर्णांक 4 के वर्गमूल को लेकर यह दिखा सकते हैं कि 4 एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। इसके पश्चात हम लोग पेज 10 पर दी गई प्रश्न संख्या 3 के हल को समझने का प्रयास करें, जिसमें कहा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि उदाहरण 4 जो कि आपकी किताब में पेज 9 पर है के अंतर्गत वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारण किया था, यह करना सीखा था। ठीक इसी प्रकार हम वर्गमूल 5 को भी वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आप ने पिछले वीडियो में यह जाना था कि वर्गमूल 3 को किस प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसमें ओडी वर्गमूल 3 के बराबर माप का था,
और हमें वर्गमूल 5 का स्थान निर्धारण करना है या उसे निरूपित करना है। इसीलिए हम OD पर 90 अंश का कोण बनाती हुई यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे और उसे बिंदु O से मिला देंगे और फिर ठीक इसी प्रकार आगे भी हम 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और उसे O से मिलाएंगे। जो प्रक्रिया हमने वर्गमूल 3 के स्थान निर्धारण के लिए की है उससे आगे 2 चरण और हम आगे बढ़ेंगे, तब हमें वर्गमूल 5 इकाई के बराबर की भुजा हमें प्राप्त होगी समकोण त्रिभुज में। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने वर्गमूल 3 के लिए प्राप्त की थी। इसे करके आपको स्वयं देखना है और यदि आप इसे सही तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप हमें अपना गलत हल जो आपने प्रयास किया होगा उसको भेजिएगा और मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। आप प्रयास यही करेंगे कि जिस प्रकार वर्गमूल 3 का स्थान का निर्धारण वास्तविक संख्या रेखा पर किया गया है, ठीक उसी प्रकार आगे आप 2 चरण और बढ़ेंगे तो आप वर्गमूल 5 का भी वास्तविक संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण कर पाएंगे और वही वर्गमूल 5 का वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण होगा। तो इस प्रकार आप ने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के हलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रश्न संख्या 4 का हल आपकी किताब में ही दिया हुआ है, इसे आप स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं परेशानी आती है समझने में तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।